हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं शैली जैन। आज हम जो शिक्षक होते हैं उन शिक्षकों के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट का अर्थ ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षण के व्यवसाय में है तो उसके उस प्रोफेशन को जस्टिफाई करने के लिए या वो जो कुछ भी काम करता है उस काम को करने के लिए ऐसा क्या कुछ एक शिक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए या वो एक शिक्षक पद पर रहते हुए ऐसा क्या कर सकता है जिसके द्वारा कि वो एक शिक्षक के दायित्वों को पूर्ण रूप से और अच्छी प्रकार से निभा सके। इसके पहले हम ये जान चुके हैं कि एक अच्छे अध्यापक के अंदर क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ये तो हम जानते ही हैं कि शिक्षक में कुछ आधारभूत योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे कि उसकी क्वालिफ़िकेशंस, कम से कम उसका स्नातक, उसका स्नातकोत्तर और साथ ही साथ प्रोफेशनल डिग्री जो बीएड या एमएड हो सकती है उसके पास होनी चाहिए। और साथ ही साथ उसके व्यक्तित्व से संबंधित भी बहुत सारे गुणों के बारे में हमने चर्चा की जो एक शिक्षक के अंदर होने चाहिए। इसके बारे में प्रोफेसर मार्टिन के भी एक कथन याद आता है कि एक अच्छा अध्यापक बनने के लिए यह आवश्यक है कि हर अध्यापक अपने आप को एक अच्छा विद्यार्थी भी माने। और इस कथन को अगर ध्यान में रखा जाए तो ये बात आवश्यक है कि यदि एक व्यक्ति अध्यापक के पद पर सेवायोजित भी है तो रहते हुए भी उसको सदैव ये प्रयत्न करना चाहिए कि वो किसी न किसी प्रकार से अपने अंदर व्यावसायिक गुणों का विकास करता रहे ताकि वो अपने शिक्षण के व्यवसाय के साथ में सदैव जस्टिस कर सके। इसके लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण के रूप में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और शिक्षकों को अपनी व्यावसायिक योग्यता एवं दक्षता को बढ़ाने के कई अवसर मिलते हैं। और ये कहना चाहिए कि हर एक शिक्षक को इनका लाभ उठाना चाहिए। सेवा में रहते हुए भी हर प्रकार से अपने आप को उन गुणों को अपने अंदर डालने का प्रयास करते रहना चाहिए ताकि वो आज के समय के अनुसार अपने छात्रों के साथ, अपने ज्ञान के साथ और अपने जो कह सकते हैं कि उसका प्रोफेशन है उसके साथ वो पूर्ण रूप से जस्टिस कर सके। इसके संबंध में केजी सैयदन का भी कहना था कि किसी भी पात्र में तब तक कोई वस्तु बाहर नहीं आ सकती है जब तक कि वह उस वस्तु उसके अंदर डाली नहीं गई हो। यदि उसका दीपक ज्ञान की लौ से जगमगा रहा है तो ही वो दूसरे को प्रकाश प्रदान कर सकता है। इसलिए ये आवश्यक है कि अध्यापक अपने आप को ज्ञानवान बनाए रखने के लिए आगे की ओर अपने अंदर उन योग्यताओं का विकास करने का प्रयास करता रहे। इसके लिए कई सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। कई संस्थाएं होती है जो इसके लिए उत्तरदायी होती है और कई विशिष्ट कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। आज हम इसके संबंध में ब्रीफली अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। सेवारत अध्यापक शिक्षा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सेवारत अध्यापक शिक्षा क्या होती है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। सेवारत अध्यापक शिक्षा को समझने के लिए हम इस तथ्य को समझ लेते हैं कि सेवारत यानी कि जो इन सर्विस हैं जिनको जो कि अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनके लिए, उन अध्यापकों के लिए कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिनका प्रयोग किया जाता है ताकि उनको इस प्रकार से तैयार किया जा सके कि वो अपने अंदर कई जो आवश्यकताएं हैं उनको फुलफ़िल कर सकें। तो जो सेवारत अध्यापक हैं उनके लिए आयोजित की जाने वाली ऐसी प्रक्रियाएं जो एक व्यवस्थित, आवश्यकतापरक एवं विज्ञान सम्मत प्रक्रिया होती है, यह किसी विशेष उद्देश्य के लिए की जाती है और सेवारत अध्यापकों को प्रदान की जाती है।
ये प्रक्रियाएं सेवारत अध्यापकों में व्यावहारिक परिवर्तन उत्पन्न करती है और अध्यापकों को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्रदान करती हैं, जिससे उन्हें शिक्षा और शिक्षण की नवीन आवश्यकताओं का ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात जो भी इनोवेशंस शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे हैं वो उनको समझ सके, उनसे जुड़ सके और अपने प्रोफेशनल लाइफ में उनको अप्लाई कर सके, जिससे उनमें शिक्षण कार्य को करने का जो अधिक प्रभावशाली ढंग है या कुशलता है वो विकसित की जा सके। इसलिए ये कहा जा सकता है कि सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण जो है वो अध्यापकों की योग्यता के विकास की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है या उसका एक महत्वपूर्ण साधन होता है। सेवारत अध्यापक शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा, इसके संबंध में इसको अगर परिभाषित शब्दों में समझने का प्रयास करें, सबसे पहले एम.बी. बुच ने 1968 में सेवायोजित अध्यापकों के लिए जो शिक्षा होती है उसको परिभाषित करने का प्रयास किया। उन्होंने कुछ शब्दों में बताया कि सेवारत अध्यापक शिक्षण एक क्रियाबद्ध योजना है जिसका उद्देश्य शिक्षक एवं शैक्षिक कर्मचारियों का विकास करना होता है। वहीं कैन ने 1969 में अपने शब्दों में इसको परिभाषित किया कि वे समस्त क्रियाएं एवं पाठ्यक्रम जिनका उद्देश्य सेवारत अध्यापकों के व्यावसायिक गुणों को स्थायी करना तथा उनमें इच्छा शक्ति और कौशलों का विकास करना होता है, सेवारत प्रशिक्षण के प्रत्यय में आता है। अर्थात उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में इसको डिफाइन करने का प्रयास किया कि वे समस्त क्रियाएं और पाठ्यक्रम जिनका कि आयोजन जो भी शिक्षक हैं उन शिक्षकों के अंदर जो उनकी व्यावसायिक गुण हैं उनको स्थायी करने के लिए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि एक बार इन सर्विस में आ जाने के बाद में शिक्षकों के अंदर अपने व्यावसायिक गुणों के विकास के प्रति इतनी रुचि नहीं रह जाती है और अपने कौशलों के विकास के प्रति भी अपनी इतनी रुचि नहीं रह जाती है, और सबसे बड़ी वजह इसके पीछे उनकी इच्छा शक्ति के होने का अभाव होता है। तो कुछ ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना जिसके द्वारा उनके अंदर उस इच्छा शक्ति को पुनः जागृत किया जा सके, उन कौशलों को विकसित होने का अवसर दिया जा सके ताकि वे ट्रूली अपने प्रोफेशन के साथ में जस्टिफाई कर सकें। सेवारत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य, कुछ ऐसी बातें जिनके द्वारा कि हम ये समझ सकें कि इनको ये प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण होती है और इसका एक अध्यापक को किस प्रकार फ़ायदा मिल पाता है। अध्यापकों की अपूर्णता संबंधी कमियों को बाहर निकालना, क्योंकि कभी कभी अध्यापकों के अंदर जो प्रोफेशनल योग्यताएं होती है हो सकता है उनमें से भी कुछ कमियां रह गई हो, या जो उन्होंने योग्यताएं हासिल की है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कोई कमियां हो तो उनकी पूर्ति का समय समय पर प्रयास किया जा सकता है। सेवा पूर्व प्रशिक्षण के समय उत्पन्न हुई जो विसंगतियां हैं उनका उपचार करना, नवीन शिक्षण की भूमिका का निर्वहन करने के लिए शिक्षकों में दक्षता और शिक्षा शास्त्र की विधा को उन्नति की ओर अग्रसर करना, जिसकी कि आज अत्यधिक आवश्यकता है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो ये कहना चाहता है कि आज के शिक्षकों को भी शिक्षा शास्त्र की विधा यानी कि जिसको हम पेडागोजी कहते हैं उसके बारे में जो नवीन टेक्नोलॉजीज़ हैं, कुछ नवीन ज्ञान ऐड हुआ है उनके बारे में जानकारी देना और उसमें उनको पारंगत करना अत्यधिक आवश्यक है ताकि शिक्षक अपनी भूमिकाओं का निर्वहन दक्षता के रूप में कर सके। अध्यापकों की विषय एवं विषय वस्तु संबंधित ज्ञान को पूर्णता प्रदान करना, इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं इनमें इस बात का भी पूर्ण रूप से प्रयास किया जाता है कि जो विषय वस्तु शिक्षकों के द्वारा पढ़ाई जाती है उस विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान में कोई अगर अपूर्णता है या शिक्षण विधियों से संबंधित कोई अपूर्णता है उसको पूर्ण करने का प्रयास किया जाए। स्वाध्याय और ज्ञान पिपासु छात्र के रूप में अध्यापकों को तैयार करना, मैं ये समझती हूँ ये इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी इस बात को आपके सामने रखने का प्रयास किया कि एक शिक्षक अच्छा शिक्षक तभी है जब उसके अंदर का जो ज्ञान पिपासु छात्र है वो सदैव के लिए जीवित रह सके।
जीवन पर्यंत शिक्षा हेतु अध्यापकों को तैयार करना, संपूर्ण औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा प्रकरणों के उपयोग हेतु दक्ष बनाना, क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रमों का जब आयोजन किया जाता है तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे औपचारिक या अनौपचारिक माध्यम भी होते हैं जिनकी जानकारी शिक्षक को ना हो, तो समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रमों द्वारा इनके बारे में शिक्षकों में जागरूकता को उत्पन्न किया जा सकता है। साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ, जिसको हम आज के समय के अनुसार भी रेलेवेंट पा सकते हैं कि समय समय पर जो चुनौतियाँ समाज के सामने उपस्थित होती हैं, वे चुनौतियाँ सामाजिक हो सकती हैं, आर्थिक हो सकती हैं या फिर सांस्कृतिक रूप में भी हो सकती है, और कई बार भौतिक रूप में भी ये चुनौतियाँ हमारे सामने उपस्थित होती है, जैसे कि किसी भी प्रकार की कैलेमिटीज़ हो सकती हैं या फिर जैसे अभी के समय में महामारी का प्रकोप हमारे सामने आ रहा है। तो ऐसे समय में शिक्षक को अपने उत्तरदायित्व को समझने और अपने कार्यों को सुचारू रूप से अच्छी ढंग से बच्चों के साथ में संपन्न करवा पाने के लिए भी उनको विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है और दिया जाना चाहिए। इसी के साथ अब हम इन कार्यक्रमों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि एक सेवारत अध्यापकों को किन किन कार्यक्रमों के द्वारा, इन चीज़ों के द्वारा किसी तरह से सहायता प्रदान की जाती है ताकि वो अपने शिक्षण व्यवसाय को दक्षतापूर्वक कर सकें। इनमें से प्रथम कार्यक्रम विचार गोष्ठी या कार्य गोष्ठी, इसे हम सेमिनार्स के रूप में भी समझ सकते हैं। जो सेमिनार हैं समय समय पर इनका आयोजन किया जाता है, जैसे कि हम नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें विचारों को या कार्यों के द्वारा जो शैक्षणिक समस्याएं हैं उनके ऊपर चर्चा की जाती है और उनका समाधान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इनका आयोजन किस प्रकार किया जाता है इसे समझ लेते हैं। इसके लिए एक कार्यपत्र या फॉर्मेट तैयार किया जाता है और इसे भाग लेने वाले जो भी प्रतिभागी शिक्षक हैं उन्हें पहले ही भेज दिया जाता है। कार्यगोष्ठी का आयोजन करते समय खुले अधिवेशन में इसे पढ़ा जाता है और फिर इसके ऊपर विचारों का मंथन किया जाता है, इसका विवेचन किया जाता है। समस्या के विभिन्न पक्षों पर विचार किए जाते हैं और अलग अलग कमेटियां बनाकर उनके ऊपर विचारों का मंथन किया जाता है। फिर जो कमेटियां हैं वो अपनी रिपोर्ट को आम सभा में पढ़ती हैं और उनके द्वारा प्रस्ताव दिए जाते हैं, सुधार के लिए सुझाव दिए जाते हैं, फिर उनके ऊपर भी विवेचन किया जाता है। शिक्षा के उद्देश्यों को पुनः रूप से निर्धारित करने के लिए, पाठ्यक्रम में सुधार करने के लिए, हमारी शिक्षण जो विधियां चल रही हैं उनका पुनर्मंथन करने के लिए प्रशासन या पर्यवेक्षण और वित्तीय सहायता या ये कह सकते हैं शिक्षा से संबंधित जो विविध पक्ष हैं उनके ऊपर कार्यगोष्ठियों का आयोजन समय समय पर किया जाता है। कार्यगोष्ठियाँ किसी समस्या पर मैत्रीपूर्ण विवेचन एवं विचारों के विनिमय का अवसर प्रदान करती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि विचार गोष्ठियाँ, कार्यगोष्ठियाँ या जिन्हें हम सेमिनार या सिंपोजियम कहते हैं, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया कही जा सकती है जो कि सेवारत अध्यापकों को बहुत अधिक रूप से लाभ प्रदान करती हैं। सेवारत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम, इनके अंदर जो दूसरा कार्यक्रम है उसको हम कार्यशाला या वर्कशॉप के नाम से जानते हैं। इसके ये कार्य आधारित होते हैं। मुख्य कार्य तो इनके शिक्षकों को किसी न किसी रूप में मदद प्रदान करना या उनको किसी विशिष्ट कार्यों के लिए आयोजित किया जाता है। लेकिन कार्यशाला से ये किस दृष्टि में भिन्न है, आइए इनको समझ लेते हैं। कार्यशाला में जो विचारों का मंथन या विवेचन की अपेक्षा कार्य पर अधिक बल दिया जाता है। उसमें कार्यों के लिए क्रियात्मक मार्ग को अपनाया जाता है। सभी भाग लेने वाले जो प्रतिभागी हैं वो इसमें सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कार्यशालाओं में कक्षा भवन की क्रियात्मक समस्याओं पर गहन रूप से विचार किया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन एवं
कार्य के लिए स्वतंत्र समय भी दिया जाता है, अर्थात जो प्रतिभागी हैं उन्हें उसमें कोई एक्टिविटी परफॉर्म करवाई जाती है, कुछ कार्य करने के लिए दिए जाते हैं ताकि क्रिएटिव मैनर में समस्याओं के कुछ हल निकल के आ सकें। कार्यशाला का आयोजन पाठ योजना या पाठ्यक्रम के निर्माण, या ये कह सकते हैं कि जो विविध प्रकार के परीक्षण लिए जाते हैं, परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, इसके संबंध में जो कुछ समस्याएं आ रही है इनके निराकरण के लिए भी किया जा सकता है। इसमें प्रत्येक जो प्रतिभागी है उसको कुछ न कुछ कार्य करने के लिए कहा जाता है। अच्छा, जो कार्यशालाएं हैं इनके आयोजन में क्या विशिष्ट बात होती है? इसमें विशिष्ट बात ये होती है कि किसी विशिष्ट विषय या किसी विशिष्ट श्रेणी के पाठ्यक्रम के लिए बनाने के लिए, या किसी स्कूल में या विद्यालय विषय में कोई विशिष्ट परीक्षण संबंधी या कोई विशिष्ट समस्या उत्पन्न हो रही है तो उनका हल ढूंढने का इसके माध्यम से प्रयास किया जाता है। जो सेवारत अध्यापक कार्यक्रम है इसमें कार्यशालाओं का अत्यधिक महत्व रहता है। जैसा कि हम चित्रों में देख पा रहे हैं, इसमें सभी शिक्षक मिलकर सम्मिलित रूप से मैत्रीपूर्ण भाव से कार्यशाला के माध्यम से कार्य खुद करके उन चीज़ों का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। रिफ्रेशर कोर्स, या हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के कोर्स जिसमें कि अध्यापकों के ज्ञान को रिफ्रेश करने का प्रयास किया जाता है, ऐसे भी कई कोर्सेज का आयोजन किया जाता है। रिफ्रेशर कोर्स जो होते हैं बहुत प्रभावशाली ढंग से अध्यापकों को सेवा में रहते हुए शिक्षा प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें नए नए परीक्षणों के साथ चलने के योग्य बनाने का प्रयास किया जाता है और इसके मद्देनज़र शिक्षकों में शिक्षा के जो सिद्धांत हैं, जो नए नए प्रयोग हैं, उनको करने का अवसर एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इनका आयोजन कुछ गूढ़ विषयों तथा नई शिक्षण प्रणाली जो होती है उसके संबंध में भी किया जा सकता है। इसके लिए क्या किया जाता है, इसमें जो विषय के विशेषज्ञ होते हैं उन अध्यापकों का लाभ लिया जाता है। वो इसके संबंध में तैयारी करके जो साथी शिक्षकगण हैं उनको कुछ नई बातें सिखाने का प्रयास करते हैं ताकि अध्यापकों की कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सके। इसी संबंध में एक और कार्यक्रम जिसको हम सम्मेलन के नाम से जानते हैं, इसे हम अंग्रेजी में कॉन्फ्रेंस कहते हैं। और ये जो कॉन्फ्रेंसेस हैं ये भी विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम से या विचार गोष्ठियों की तरह ही किसी विशिष्ट समस्याओं को लेकर उसका विवेचन करने का प्रयास करने की एक प्रक्रिया होती है। अध्यापकों से संबंधित अनेक सम्मेलनों का भी आयोजन किया जाता है। इनका संगठन जो व्यावहारिक रुचि वाले विषय हैं इनके लिए भी किया जा सकता है। यह विषय है पाठ्यक्रम का संशोधन, पाठ्यपुस्तकों का चुनाव, सफल शैक्षिक परीक्षाओं के परिणाम किस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं, पिछड़े हुए बालकों को निर्देशन कैसे दिया जा सकता है, दैनिक शिक्षण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित किसी प्रकार की समस्याएं अगर आ रही है तो उनका निराकरण किस प्रकार किया जा सकता है। इन सभी चीज़ों को इसके द्वारा समझने का प्रयास किया जाता है। सम्मेलन जो होते हैं उनका आयोजन प्रांत स्तर पर, जिले स्तर पर या फिर क्षेत्रों के स्तर पर भी किया जा सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है और इनके सफलतम आयोजन के प्रयास समय समय पर राज्य सरकार द्वारा एवं केंद्र सरकारों के द्वारा किए जाते हैं। विस्तार सेवा कार्यक्रम या एक्सटेंशन सर्विस प्रोग्राम्स। विस्तार सेवा कार्यक्रम नाम से जैसा कि स्पष्ट है कि सभी क्षेत्रों में सभी सुविधाएं उपलब्ध हो, यह तो आवश्यक नहीं है। तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या उन कमियों की पूर्ति के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि कुछ चीज़ों को हम और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक्सटेंशन सर्विस प्रोग्राम्स का आयोजन किया जाता है और इनके माध्यम से शिक्षकों को शिक्षण के लिए तैयार करने का प्रयास किया जाता है। इस वर्ग के कार्यक्रमों में विद्यालय प्रशिक्षण, महाविद्यालय अंतर संबंध विकास हेतु कार्यक्रम, विद्यालय उन्नयन योजना, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम विकास योजना,
तथा कार्यशालाओं का आयोजन आदि चीज़ों का आयोजन किया जाता है। और इसका लक्ष्य क्या होता है? जो सुधारात्मक कार्यक्रम हैं उनका आयोजन करना एवं संचालन करना। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली इस बात को समझाने का प्रयास करती हूँ कि कई बार विज्ञान जैसे विषय हैं या कई प्रायोगिक विषय हैं या हम ये कह सकते हैं कि भाषा से संबंधित जो विषय हैं उनकी विषयों के आधार पर कुछ आवश्यकताएं होती है जिनका कि फुलफिलमेंट किसी विद्यालय के स्तर पर नहीं किया जा रहा है, तो आसपास के जो नोडल एजेंसीज़ हैं उनके द्वारा या जो संबंधित विभाग है उनके द्वारा कुछ ऐसे विशिष्ट कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिससे कि एक्सटेंशन के तौर पे जहाँ पर इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है उनको उस विद्यालय तक पहुँचाने का प्रयास किया जाता है ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। अध्ययन ग्रुप या स्टडी ग्रुप्स, जो अध्ययन समूह हैं, ये भी इस संबंध में एक नवाचार है। इसका आयोजन शिक्षण संबंध में जो समस्याएं आ रही हैं उनका विभिन्न विषयों से संबंधित समस्याओं का स्पेशलाइज्ड फॉर्म में निराकरण करने के लिए किया जाता है। इसमें जो किसी विशिष्ट अध्ययन समूह से संबंधित अध्यापक हैं उनके समूहों का निर्माण किया जाता है, ग्रुप्स का। जैसे कि पास के जो विद्यालय हैं उसमें संबंधित जो टीचर्स हैं वो लोग एक ही विषय से संबंधित टीचर्स अपना ग्रुप बनाते हैं। इसकी बैठक लगभग सप्ताह या 15 दिन में एक बार आयोजित की जा सकती है। उसमें विचार विमर्श किए जाते हैं और कुछ सामान्य रुचि के विषयों को लाया जाता है और इसके द्वारा जो संबंधित समस्याएं हैं उनका क्षेत्रीय स्तर पर किस प्रकार से समाधान किया जा सकता है या विषय से संबंधित जो नवाचार हैं उनके संबंध में या उनको लागू करने के संबंध में प्रयास किए जा सकते हैं। और इसके संबंध में इस शैक्षणिक योजनाओं के निर्माण का प्रयास किया जाता है। इसी संबंध में ऑनलाइन विनिमय और दूरस्थ अधिगम, ये दो बहुत महत्वपूर्ण माध्यम हैं जो आज के समय में निकल के आए हैं, जिनको हम देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि आज के समय की परिस्थितियों को देखते हुए इनकी रेलेवेंसी बहुत अच्छी तरीके से स्थापित हुई है। क्योंकि अगर ऑनलाइन शेयरिंग या जो डिस्टेंस लर्निंग है इस तरह के कंसेप्ट्स को शिक्षा में नहीं लाया गया होता तो अभी के समय की परिस्थितियों को देखते हुए शिक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान कर पाना शायद कभी भी संभव नहीं हो पाता और इससे छात्रों के शिक्षण के संबंध में जो कुछ भी कमियां रह जाती शायद उस क्षतिपूर्ति को कर पाना कभी संभव नहीं हो पाता। इसको समझते हैं कि इनके द्वारा किस प्रकार शिक्षकों को या छात्रों को मदद प्रदान की जाती है ताकि वे अपने संदेहों का समाधान कर सकें और स्पष्टीकरण भी कर सकें। इसके संबंध में कुछ बातों को आपके साथ चर्चा करती हूँ। प्रत्येक छात्र अपनी शैक्षिक समस्याओं और संदेहों का समाधान अपने शिक्षकों और विशेषज्ञों से प्राप्त करना चाहता है और इसके लिए वह मोबाइल फ़ोन, अपने ईमेल आईडी, फेसबुक, वीडियो चैट आदि का प्रयोग कर सकता है। इसको हम ऑनलाइन विनिमय कहते हैं। छात्र अपने किसी भी अनुभव को प्रमाणित करने के लिए किसी भी शिक्षक के साथ, किसी विशेषज्ञ के साथ भी प्रमाणीकरण करना चाहता है। इसका अर्थ ये है कि यदि कक्षा के अध्यापन में भी शिक्षक द्वारा कोई चीज़ें पढ़ाई जा रही है तो आज के समय में विद्यार्थियों के पास में कई ऐसे विशेषज्ञों को ऑनलाइन शेयरिंग के माध्यम से संदेहों के स्पष्टीकरण के लिए या शिक्षक द्वारा जो उसको अध्ययन अनुभव दिए गए हैं उन अनुभवों के प्रमाणीकरण के लिए काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इस प्रकार की स्थिति में वो अपने संदेहों को समाप्त करते हुए उनको उचित निष्कर्ष प्रदान कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑडियो वार्ता और वीडियो वार्ता, मैं ये कहूँगी कि वर्तमान समय में जिनका कि व्यापक चलन चल रहा है, इस कड़ी में हम ये देख सकते हैं कि लाइव वीडियोस के द्वारा क्लासेस लेने का चलन, या हम आजकल ये देखते हैं कि कई ऐप्स भी हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। जैसे जूम होता है, क्लासरूम ऐप होता है, मीट ऐप होता है, जिनके माध्यम से कि
बच्चों के साथ में उनका अध्ययन और अध्यापन और शिक्षकों का जुड़ाव स्थापित करना संभव हो पा रहा है, जिसको कि हम विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं के द्वारा भी समझ सकते हैं कि ये जो ऑनलाइन विनिमय है या दूरस्थ अधिगम है किस प्रकार से छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए अत्यधिक मददगार साबित होता है। इसको समझने के लिए कुछ बातों को आपके सामने स्पष्ट कर रही हूँ कि ये किस प्रकार से हेल्पफुल होता है टीचर और स्टूडेंट तथा उनके लर्निंग प्रोसेस के लिए। जैसे कि ऑनलाइन विशेषज्ञों के द्वारा संदेहों का जब समाधान प्राप्त होता है तो छात्र उससे एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन का अनुभव करते हैं, उनको आत्मगौरव का भी अनुभव होता है। इसके अनुसार वे उनके मन में जो अधिगम है उसके प्रति सकारात्मक भावनाएं जागृत होती है, उनकी रुचि डेवलप होती है। क्यों? क्योंकि ये सुविधाएं बच्चों को 24 आवर्स अवेलेबल होती है। किसी भी समय पे छात्र के मन में अगर कोई संदेह उत्पन्न होता है वो तुरंत ऑनलाइन के माध्यम से उसका निराकरण कर पाता है, तो उसका अधिगम में जो रुचि होती है वो निरंतर बढ़ती ही चली जाती है। और ऑनलाइन विशेषज्ञ जो हैं उसके द्वारा उसकी समस्याओं का जब समाधान होता है तो वो उसको विश्वसनीय और प्रामाणिक रूप से स्वीकार करता है और एक्सेप्ट करने के बाद में उन चीज़ों के लिए निश्चिंत होकर आगे की ओर पढ़ाई का प्रयास करता है। साथ ही साथ इनके माध्यम से छात्र किसी भी समय उन विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ उठा पाता है। ऑनलाइन विशेषज्ञों द्वारा संदेहों के समाधान की जब प्रक्रिया होती है उसमें वो विश्व के स्तरीय एवं राष्ट्र के स्तरीय विशेषज्ञों का भी लाभ ले पाता है। यह शिक्षण की प्रक्रिया को सरल बनाता है, बोधगम्य बनाता है, जिससे कि शैक्षिक विकास की प्रक्रिया सरल एवं स्वाभाविक रूप में हो सकती है। ऑनलाइन विशेषज्ञों के द्वारा जो उसकी समस्याएं हैं उनके समाधान की प्रक्रिया में जो दूरस्थ शिक्षा की गतिविधियों से संबंधित हो सकता है, यानी कि डिस्टेंस लर्निंग का जो प्रोसेस है उसके द्वारा भी बच्चा जुड़ पाता है और उसमें जो अनेक विशेषज्ञ होते हैं उनकी चर्चाओं का और परिचर्चाओं का भी वो सदस्य बन के उनका लाभ उठा पाता है। इस माध्यम से हम यह कह सकते हैं, ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि जो आधुनिक तकनीक है उसमें जो प्रगति हुई है उसका शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अधिक लाभ हुआ है और उसने शिक्षा को एक नवीन आयाम प्रदान किया है, जिसका लाभ आज के समय में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों समान रूप से ले पा रहे हैं। और भी अधिक विविध प्रकार के कार्यक्रम होते हैं जिनका कि इसके संबंध में आयोजन किया जाता है और शिक्षकों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इन व्यावसायिक कार्यक्रमों में कुछ कार्यक्रम निम्न प्रकार से हो सकते हैं, जैसे शैक्षिक भ्रमण का आयोजन किया जाता है ताकि शिक्षक और विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को देख सकते हैं और उन चीज़ों को खुद अनुभव करके और छात्रों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि छात्रों में शिक्षण के प्रति, अपने विषय वस्तु के प्रति और अपने संबंधित विषय के प्रति जो जागरूकता उत्पन्न हो। शैक्षिक महत्व के स्थानों को देखना इसी बात में आ जाता है। और साथ ही साथ अध्यापक विनिमय कार्यक्रम भी होता है। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि इसमें यदि किसी विद्यालय विशेष के द्वारा अनुभव किया जा रहा है कि उनको किसी प्रकार से अध्यापकों की कमी महसूस हो रही है, विषय विशेषज्ञों की कमी महसूस हो रही है, तो अध्यापक विनिमय कार्यक्रम इसमें अत्यधिक मददगार साबित हो पाता है। इसके साथ ही साथ शिक्षकों के लिए गृह परिचर्चा में भाग लेना या इन हाउस डिस्कशन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, जिसमें शिक्षकों के लिए उनके एक और आयाम की स्थापना की जाती है। क्योंकि शिक्षक से सिर्फ यही अपेक्षा नहीं होती है कि वो ज्ञान प्रदान करे, अपितु शिक्षकों में अपेक्षित विचारों को डालना, उसके अंदर कौशलों और क्षमताओं का विकास करना और साथ ही साथ समाज की क्या अपेक्षाएं हैं उसके अनुकूल उनके अंदर नैतिक मूल्यों को भी स्थापित करना, ये भी उससे अपेक्षा की जाती है। और इसके लिए शिक्षकों का विद्यालय को समाज की आवश्यकताओं को जानना और उनके अनुरूप अपने अंदर विशेषताओं का विकास करना भी उससे अपेक्षित होता है। और इसके लिए अनेक
गृह परिचर्चाओं का आयोजन किया जाता है। ये किस प्रकार किया जाता है? इसके लिए शिक्षकों द्वारा गृह संबंधी स्थितियों पर विचार करने के लिए जो शिक्षक अभिभावक संघ हैं उनकी स्थापना की जाती है, ताकि छात्र के पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक अनेक पक्षों या उसके पास में अगर कोई व्यक्तिगत समस्याएं भी हैं या उसको विद्यालय से क्या अपेक्षाएं हैं, समुदाय विद्यालय से क्या अपेक्षा रखता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी प्राप्त हो सके। इसी प्रकार एक दूसरे को समझने का और परस्पर सहयोग से समस्याओं के समाधान के अवसर को ढूंढने का प्रयास भी गृह परिचर्चाओं के द्वारा किया जा सकता है। इसी के संबंध में एक और आयाम है जिसको हम कह सकते हैं पत्र पत्रिकाओं का। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कह दिया था कि हर एक शिक्षक को अच्छा विद्यार्थी बना रहना और ज्ञानार्जन या ज्ञान पिपासु छात्र के रूप में अपने व्यक्तित्व का विकास करना अत्यधिक आवश्यक होता है। इसलिए उससे यह भी अपेक्षा की जाती है कि समय समय पर वो उसके विषय से संबंधित या शैक्षणिक पत्र पत्रिकाओं से जुड़ा हुआ रहे और विभिन्न जो प्रकाशन होते हैं जो शिक्षा से संबंधित होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं शिविरा या अनेक प्रकार की जो पत्र पत्रिकाओं का समय समय पर सरकार द्वारा प्रकाशन किया जाता है, उसमें भी संबंधित साहित्य के संबंध में अपना प्रकाशन में भी योगदान देता रहे। विषय से संबंधित साहित्य एवं पत्र पत्रिकाओं जो में छात्र की वैज्ञानिक रुचि को प्रोत्साहन प्रदान होता है, इससे छात्रों के चिंतन का भी विकास होता है। इसलिए छात्र को की रुचि डेवलप करना और स्वयं भी उनसे जुड़ा रहना, ये एक शिक्षक के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये होता है कि वो एक शिक्षक में मौलिक चिंतन का विकास कर पाता है। चरित्र निर्माण एवं स्व अनुशासन की भावना का विकास होता है। शिक्षक के लिए ज्ञान के स्रोत के रूप में ये उपस्थित हो पाता है। नवीन शिक्षण विधियों का ज्ञान हो पाता है। शिक्षक अपने अवकाश का सर्वोत्तम उपयोग इसके द्वारा कर पाता है। साथ ही साथ उसको विषय से संबंधित जो नवीन प्रकरण हैं उनकी भी जानकारी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हो पाती है। इसके लिए अनेक पत्राचार पाठ्यक्रम एवं संस्थाएं भी होती है जिनका की प्रयोग शिक्षकों के द्वारा समय समय पर किया जा सकता है। और इन कॉरेस्पॉन्डेंस के जो विषय वस्तुएं हैं इनका प्रयोग करके शिक्षक अपने अंदर जो भी कमियां रह गई है उनका समय समय पर सेवारत रहते हुए भी उपयोग करते हुए अपने आप का व्यावसायिक उन्नयन कर सकता है। लेकिन इन सभी का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन अनेक जो अलग अलग संस्थान हैं उनके द्वारा की जाने वाली सेवाओं के तहत जब हम अध्ययन करेंगे तो इनका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ इस जो वीडियो है इसका समापन करना चाहती हूँ तथा अपेक्षा करती हूँ आप लोगों से और आशा करती हूँ कि इन सभी चीज़ों का आप न सिर्फ अध्ययन मात्र करें अपितु यदि आप सेवायोजित हैं या आने वाले समय में हो जाते हैं यथासंभव एक अच्छे शिक्षक के रूप में उपयोग करने का प्रयास करें और अपने ज्ञान को समय समय पर उन्नत करते रहें। इसी के साथ धन्यवाद एवं नमस्कार।